दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से आपने कुछ खबरें सुनी होंगी कि दिल्ली में धूल भरी आंधियां और हीट वेव्स की स्थितियां अचानक से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो धूल भरी आंधियां हैं उनके क्या कारण रहे, किस तरीके से हीट वेव्स की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर के आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी जो न्यूज़ होने वाली है, हम सबसे पहले देखते हैं कि खबर में क्या है। तो खबर है डस्ट विंड्स इन दिल्ली, देयर कॉजेज एंड हाउ लॉन्ग दे विल कंटिन्यू। यानी दिल्ली में किस तरीके से जो हीट वेव्स हैं उनकी स्थितियां बन रही हैं, उनके क्या कारण हैं और वे कब तक के लिए, विशेषज्ञों के मुताबिक कब तक वे आगे इस तरीके से देखने को मिलती रहेंगी। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे और सबसे पहले डायमेंशंस को देखते हैं ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जो वर्तमान स्थितियां हैं पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे हीट वेव्स क्या है, किस तरीके से इनको परिभाषित किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम एक केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, तो इसके बारे में भी समझेंगे कि किस तरीके से यह पूरा सिस्टम कार्य करता है। इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, तो इसको भी जानेंगे और बात करेंगे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, यानी एनसीएपी के बारे में कि क्या यह प्रोग्राम है, किस तरीके से वायु प्रदूषण की दिशा में इस प्रोग्राम को लाया गया है। इसके अलावा आगे की राह में हम एक सॉल्यूशन के तौर पर कुछ पॉइंट्स को इसमें शामिल करेंगे कि किस तरीके से एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है इस तरह की चुनौतियों का, और एक सवाल अंत में रहेगा जिसे आप मेंस के स्तर पर डील करेंगे। चूंकि यह विषय पर्यावरण से संबंधित है इसलिए इसे हम जीएस के स्तर पर पेपर 3 में रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्तमान स्थिति के बारे में। तो दोस्तों, मंगलवार को दिल्ली में धूल भरी हवाओं के चलते हवा की गुणवत्ता जो है उसको पुअर कैटेगरी में यानी खराब श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। मंगलवार का मतलब है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कल की तारीख की, यानी 30 मार्च की। अब हुआ क्या है, जो धूल भरी आंधियां थी इनके चलते हवा के जो कण हैं उनमें मोटे कणों में वृद्धि हो गई है, जिसके चलते जो ओवरऑल क्वालिटी का इंडेक्स है एयर का उसमें खराब स्थितियां दर्शानी शुरू हो गई हैं। इनके बारे में जो अनुमान लगाया गया है वह है कल तक यानी गुरुवार तक ये हवाएं इसी तरीके से चलती रहेंगी। तो ये जो हवाएं हैं ये राजस्थान के क्षेत्र से दिल्ली की तरफ यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं डेटा के मुताबिक। अब दिल्ली में सोमवार के दिन यानी हम बात कर रहे हैं 29 मार्च की, 29 मार्च को जो सबसे ज़्यादा तापमान दिल्ली में मार्च के महीने में दर्ज किया गया है वह 1945 के बाद से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, तो इसे हम अभी बात करेंगे। तो ये जो हीट वेव है इसको सीवियर कैटेगरी में शामिल किया गया है, जो हम बात कर रहे हैं सोमवार के तापमान की। इसके अलावा आईएमडी ने इसके जो रिकॉर्ड्स दिए हैं, तो आईएमडी के मुताबिक जो टेम्परेचर था यानी तापमान था वह 40.1 डिग्री सेल्सियस था, जो इस महीने में सामान्य रूप से रहने वाले तापमान से 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो ये बहुत ही एक चौंकाने वाला आंकड़ा है इस महीने को लेकर के, यानी कि इससे यह संभावना भी बनती हुई दिख रही है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम बात करते हैं मार्च के महीने में किस तरीके से कब यह दिन सबसे ज़्यादा गर्म देखा गया, और अभी जो हमने बात की परसों के दिन की 29 तारीख की, तो किस तरीके से यह गर्मी देखी गई। तो हॉटेस्ट मार्च डे इन 76 ईयर, 76 साल का रिकॉर्ड है। इसमें सबसे ज़्यादा जो दर्ज किया गया था वह था 31 मार्च 1945 के दिन, जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वह था 40.5, और अभी जो 29 मार्च को दर्ज किया गया है 2021 की ही बात कर रहे हैं, इस दिन 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। और यह तो हमने जान ही लिया कि सामान्यतः जो तापमान रहता है यह आंकड़ा उससे लगभग 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास ज़्यादा है। अब बात करें जो पार्टिकुलेट मैटर्स या फिर हवा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, तो पार्टिकुलेट मैटर्स की जो सांद्रता है PM10 की बात कर रहे हैं, इसमें जो कण हैं वे 341 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से यहाँ पर बढ़ गए हैं। इनकी जो सामान्य स्थिति है, देखिए कंफ्यूज नहीं होइए, जो एक सामान्य स्थिति इनकी है कि कितने होने चाहिए, तो एक अनुमान लगाया गया है कि 24 घंटे के आधार पर इन्हें लगभग इनकी सीमा 100 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनी है वह 341 की है, यानी इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसी तरह पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के लिए जो इसकी स्वीकार्य सीमा है वह 60 के आधार पर है, लेकिन यहाँ पर स्थिति 105 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर देखी गई है। तो यहाँ पर आंकड़े बताते हैं कि
प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। इसके अलावा मौसम और पर्यावरणीय विशेषज्ञों ने कुछ जानकारी दी है। उनके मुताबिक राजस्थान में रेतीले बवंडर की स्थितियां बनी हैं, जिसके चलते ये हवाएं दिल्ली तक भी पहुंची हैं। और उत्तर पश्चिम भारत में पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसी तरह गर्मी के महीनों के दौरान दिल्ली में लगभग हर साल राजस्थान से आने वाली इस तरह की धूल भरी आंधियों की स्थितियां देखने को मिलती हैं। और कई डेटा तो ये भी बताते हैं कि राजस्थान के अलावा अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों से भी ये हवाएं और धूल भरी आंधियां भारत की ओर आती हैं। तो ये यहाँ पर डेटा बताता है। अब हम बात करें हीट वेव के बारे में कि हीट वेव क्या होती हैं। तो जनरली अगर हम सामान्य भाषा में इसकी बात करें तो गर्म हवाएं ही हीट वेव्स कहलाती हैं, लेकिन IMD के मुताबिक इसे दो तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है। एक है क्वालिटेटिव, एक है क्वांटिटेटिव। तो अगर हम बात करें गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव के आधार पर, तो हवा के तापमान की एक स्थिति जो संपर्क में आने पर मानव शरीर या अन्य जीव जंतुओं के लिए घातक हो सकती है। तो यह एक इसकी परिभाषा है गुणात्मक आधार पर। अगर हम बात करें मात्रात्मक आधार पर, तो किसी एक क्षेत्र के लिए तापमान की सीमा वास्तविक या सामान्य तापमान से अधिक होना, यानी किसी एक क्षेत्र को अगर हम ले लें तो उस क्षेत्र में सामान्यतः जितना तापमान रहता है, यदि अचानक से उसमें कोई उतार चढ़ाव आता है, यानी कि हम बात करें हैं उसमें तापमान बढ़ने की, तो तापमान का अचानक से बढ़ना उस एक सीमा से अधिक यहाँ पर हीट वेव के रूप में दर्ज किया जाता है। अच्छा, कुछ देशों में इसे तापमान और आर्द्रता के आधार पर हीट इंडेक्स के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सामान्यतः मार्च से जून की स्थितियां हीट वेव्स के रूप में देखी जाती हैं। कभी कभी जुलाई तक भी हीट वेव्स चलने के यहाँ पर संकेत या आंकड़े दर्ज किए जाते हैं। तो भारत के संदर्भ में ऐसा मामला दिखता है। अब बात करें दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम की। यह सिस्टम क्या है? तो जब भी दिल्ली के संबंध में जो हवा है, अगर हवा की गुणवत्ता खराब होती है तो एक चेतावनी के रूप में ऐसा सिस्टम केंद्र सरकार लेकर के आई है। अब यह क्या करती है? वायु गुणवत्ता का रियल टाइम अवलोकन करती है कि हवा की स्थिति किस तरीके से है, किस दिशा में है, उसमें कितनी तेजी से मात्रा हवा की बढ़ रही है या घट रही है, उसमें कितने पार्टिकुलेट मैटर्स यहाँ पर आ रहे हैं या फिर उसमें प्रदूषण की स्थिति क्या है। अच्छा, इसके जो डेटा है वह सैटेलाइट डेटा सेटों का यूज़ करती है यह पूरा सिस्टम, और धूल जैसे प्राकृतिक एरोसोल्स के बारे में, खासकर तूफानों के दौर में जब धूल के कण उड़ते हैं तो यह उनका रिकॉर्ड रखती है। अच्छा, वायु गुणवत्ता अनुमान प्रणालियों का भी इसमें उपयोग किया जाता है। एक जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं IMD के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा, उसको भी शामिल करते हैं। और वार्निंग मैसेजेस और अलर्ट सिस्टम के रूप में यह पूरा सिस्टम काम करता है। केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत इसे संचालित किया जा रहा है। और यह जो प्रोजेक्ट है वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी यानी IITM पुणे का एक प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इसमें IMD जैसे संस्थान भी शामिल हैं और भी कई इसमें इंस्टीट्यूट जुड़े हैं इससे। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, जिसके जरिए हवा की गुणवत्ता को नापा जाता है। तो हवा की गुणवत्ता को मापता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से ही पता चलता है। और इसका जो खास कार्य है वह है हवा में घुलने वाली गैसों की मात्रा और उनके प्रकार को दर्शाता है। इसमें किस तरीके की गैसों को शामिल किया जाता है? यह 8 तरह के प्रदूषकों को यहाँ पर मापता है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और अमोनिया और लेड यानी PB को इसमें शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। तो ये एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अच्छा, इसमें जो इसकी क्वालिटी है उसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो है उसे कुछ स्टैंडर्ड्स में डिवाइड करता है। यहाँ पर 6 स्टैंडर्ड्स की बात की गई है, जिसके आधार पर हवा को अच्छे से खराब की स्थिति में दर्शाया जाता है। जैसे 0 से 50 की स्थिति होने पर इसे अच्छा माना जाता है यानी गुड, 51 से 100 में इसे सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, 101 से 200 के दौरान इसे मॉडरेट के रूप में देखा जाता है। अगर यही 201 से 300 का आंकड़ा तक ये पहुंचता है तो इसे पुअर की कैटेगरी में रखते हैं। 301 से 400 की स्थिति में इसे वेरी पुअर, और 401 से 500 के बीच का आंकड़ा सिवियर के रूप में दर्शाया जाता है। जिसके बाद कई तरीके के मेजर्स गवर्नमेंट उठाती है कि हवा की गुणवत्ता अगर खराब हो तो पब्लिक पर उसका बुरा असर ना पड़े।
अब बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP के बारे में। तो यह प्रोग्राम देश भर के लिए एक तरीके से चलाया गया है और इस प्रोग्राम को 2019 में लाया गया था। इस प्रोग्राम का मुख्य कार्य देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक रूप से निपटना है कि देश के अलग अलग शहरों में किस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसको एड्रेस करना, उसके संबंध में नई नई नीतियां बनाना, समितियों का निर्माण करना, इस तरीके से पूरा प्रोग्राम कार्य करता है। अब इसमें जो स्ट्रेटजी है वह लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक, समयबद्ध यानी टाइम बाउंड और नेशनल लेवल की स्ट्रेटजीज यानी रणनीतियों को यह फॉलो करता है। साथ ही 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर की सांद्रता में 20 से 30% की कमी करना इसका लक्ष्य है। और जो 2024 तक ये कमी करेंगे तो इसका जो बेस ईयर रखा गया है वह है 2017, यानी 2017 के आधार पर ही सांद्रता की तुलना की जाएगी, तो इसे याद रखिएगा। और NCAP के तहत 2014 से 2018 का एक समय काल है, उसमें एयर क्वालिटी डेटा के आधार पर देश से 122 शहरों को उसमें शामिल किया गया है, जिनके आधार पर एक सूची तैयार की जाएगी कि किस तरीके से इन शहरों में हवा की गुणवत्ता दर्शाई गई है। इसके अलावा शहर विशिष्ट कार्य योजनाएं भी चलाई जाएंगी, यानी कि सिटीज़ के आधार पर स्पेसिफिकली उन्हीं को एड्रेस करते हुए कि किस शहर में किस तरीके से हवा की गुणवत्ता को मैनेज करने की ज़रूरत होने वाली है, उस आधार पर भी यहाँ पर कार्य किया जाएगा। इसमें जो हम बात करें तो निगरानी नेटवर्क को मजबूत करना इसका एक उद्देश्य है कि हम निगरानी रख सकें हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर्स या अन्य सांद्रता अगर बढ़ती है अन्य प्रदूषकों की। इसके अलावा जो वाहन हैं और औद्योगिक उत्सर्जन हैं उनको कम करने के मेजर्स किस तरीके से अपनाए जाएं, साथ ही जनता को जागरूक करना भी इसमें इसका एक उद्देश्य के रूप में शामिल है, यानी सार्वजनिक जागरूकता को इसमें शामिल किया गया है। तो ये था हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब जल्दी से देख लेते हैं आगे की राह कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है वायु प्रदूषण को लेकर के। तो एक जो सॉल्यूशन कुछ लोगों ने सुझाया है, विशेषज्ञों ने, वह है शहरी वनीकरण को बढ़ावा देना। अगर शहरों में वनों को बढ़ाया जाएगा तो संभावना है कि इस तरह की धूल भरी आंधियों और जो भी तेज यानी कि उच्च, तो जो धूल भरी आंधियां हैं या फिर हीट वेव्स की स्थितियां हैं शायद उसमें कुछ कमी आ सके। इसके अलावा जो हमने इसके पहले कई बार अरावली वाले सेशन में भी डिस्कशन किया था कि अगर अरावली की पहाड़ियों में गिरावट आएगी तो जो थार के मरुस्थल से आने वाली रेत है और गर्म हवाएं हैं उनकी दिशा दिल्ली की ओर भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो संभावना एक ये भी है कि शायद ये स्थितियां बन रही हैं, ऐसे में इस क्षेत्र का संरक्षण किया जाना भी एक बेहतर उपाय हो सकता है। वनीकरण को बढ़ावा देना भी इसका एक बेहतर उपाय हो सकता है। साथ ही सुरक्षा के उपाय भी अपनाए जाने चाहिए कि अगर ऐसी स्थितियां बनती ही हैं तो एक तरीका है उनको रोकने के प्रयास करना, दूसरा है सुरक्षा के उपाय करना। तो दूसरा सुरक्षा के उपाय हो गया और इसके लिए आरंभिक चेतावनी प्रणालियों को और बेहतर तरीके से अलर्ट पर रखा जाए ताकि ऐसी किसी स्थिति के बनने पर हम जनता को जागरूक कर सके या उसके बारे में जानकारी दे सके और लाइफ को बचाया जा सके। तो ये है आज का हमारा डिस्कशन। जल्दी से नोट कीजिए सवाल आज का। तो सवाल है, भारत के शहरों में बढ़ती धूल भरी आंधियां और हीट वेव्स किस तरह की चुनौतियां पेश करती हैं? हाल के संदर्भों में चर्चा कीजिए। तो सवाल बहुत आसान सा है। आज के जो डिस्कशन हमने आज का किया है उसके आधार पर आप इसे आसानी से लिख सकेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। ये आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।